हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में एक पार्ट में करंट अफेयर को पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये दूसरा पार्ट है। आपको जैसा कि पता है कि यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, या फिर लोअर पीसीएस हो, या फिर टीआरई 4 हो, तो करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो हम एक साल के करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक के करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विश्व नियुक्ति, विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्तित्व, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगला कुप्पा भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अमेरिका के श्रम विभाग का मुख्य सूचना अधिकारी इसको बनाया गया है। कुणाल शाह, ये है व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड है। तुषार कुमार एलेस्ट्रे और बोरहमवुड टाउन काउंसिल के सबसे युवा मेयर हैं। ये भरत सिंह चौहान कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं। और नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में, यहाँ देख ली, नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में भारतीय कार्यकारी निदेशक, चंपारण बिहार के हैं ये। सहदेव यादव दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर विमल एन पटेल ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण का नया न्यायाधीश है ये। किरण मणि ओपन एआई के एशिया पैसिफिक और जापान के मैनेजिंग डायरेक्टर इसको बनाया गया है। अजय भूषण पांडे एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के उपाध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है। संजय गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसको चुना है। इसको सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत इसको बनाया गया है। कर्नल सौरभ सान्याल ये एसोचैम के महासचिव हैं। अरविंद केसी ओपन AI के मुख्य लोक अधिकारी हैं। ये शैलेश चंद्र अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन OICA का पहला भारतीय अध्यक्ष तथा टाटा मोटर्स के MD और CEO बनाए गए हैं। गजाला हाशमी कौन है? यहाँ देखिए, गजाला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारतीय मूल की पहली महिला है ये। कृषांगी मेश्राम भारतीय मूल की इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर है ये। भानु अत्री, यहाँ देखिए, भानु अत्री ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पहले हिंदू धर्मगुरु हैं। भानु अत्री। चरणजीत सिंह निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष हैं। और काश पटेल FBI के निदेशक हैं। श्री श्रीनिवास मुक्कामाला अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष हैं ये। समीप शास्त्री को देखते हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन इसको नियुक्त किया गया है, समीप शास्त्री को। शंभु कुमारन को संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष है। और जैसा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष, इस पर आसीन होने वाली ये 5वें भारतीय हैं ये, है ना। अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री है, पहली महिला हिंदू है। श्री रामकृष्णन व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में AI के वरिष्ठ नीति सलाहकार है ये। आशीष खन्ना, यहाँ देखिए, आशीष खन्ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए सेक्रेटरी जनरल हैं। और पार्वत नेनी हरीश न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है ना। अब हम लोग नेक्स्ट ऊपर देखते हैं। और 2025-26 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अन्य देशों के देख लेते हैं ना। ईरान देश की जो राजधानी तेहरान है और इसकी मुद्रा है ईरानी रियाल। पता है आपको, UPSC में एक वो क्वेश्चन पूछा था, अन्य देशों की मुद्रा के बारे में पूछ लिया था। तो हो सकता है PSS में आपको ये बात पूछा जा सकता है कि ईरान की मुद्रा क्या है या उसकी राजधानी क्या है। उसके राष्ट्रपति जो बने हैं उसका नाम है मसूद पेजेशकियान। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा करेंसी है टका। मोहम्मद शहाबुद्दीन इसके प्रेसिडेंट रहे हैं और प्रधानमंत्री तारिक रहमान है। नेपाल की जो राजधानी है इसकी काठमांडू है और नेपाली रुपया इसका वहां पे करेंसी है। और रामचंद्र पौडेल इसके राष्ट्रपति है नेपाल के, और बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बने हैं। वेनेजुएला के जो राजधानी है वो है काराकाश और इसकी जो मुद्रा है वो बोलीवर है। वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर। और इसके जो राष्ट्रपति है डेल्सी रोड्रिगेज है, कार्यवाहक है, ठीक है। इसकी प्राइम मिनिस्टर की जानकारी नहीं है हमें।
यूक्रेन को देखते हैं। यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव, और वहाँ की जो मुद्रा है वो है, यहाँ देखिए, रिब्रिया, और उसके जो राष्ट्रपति हैं व्लोदिमीर जेलेंस्की हैं, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूलिया स्विरिडेंको हैं। बोलीविया की जो राजधानी है वो है सुकटे, और करेंसी है बोलीवियातो, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है बोलीविया के रोड्रिगो पाज परेरा। कैमरून की जो राजधानी है वो है याओंडे, और वहाँ की जो करेंसी है कैफ फ्रैंक है, और बोलीविया वहाँ के प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर जोसेफ न्यूगटे हैं। तंजानिया की जो राजधानी है वो डोडोमा है, और वहाँ की जो करेंसी है तंजानिया शिलिंग है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सामिया सुलू हसन। यहाँ देखिए सामिया सुलू हसन, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उमवी गुलू नचेम्बा है। आयरलैंड की जो राजधानी है वो है डबलिन, और वहाँ की करेंसी है आयरलैंड की यूरो। कैथरीन कॉलोनी वहाँ के प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की ये राजधानी है कैनबरा, और वहाँ की करेंसी है डॉलर, और इसके जो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज हैं। मालदोवा की राजधानी चिसिनाउ, उसकी जो करेंसी है लियू है, और मैया सैंडो इसके वहाँ के प्रेसिडेंट है, और अलेक्जेंड्रो मोन्टेन ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्रोएशिया के बारे में हम देखते हैं। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है, और वहाँ की करेंसी यूरो है, और जोरान मिलिनोविच ये जो है वहाँ की प्रेसिडेंट है, और आंद्रेज प्लेनकोविक ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। लेबनान की जो राजधानी है बेरूत है, और लेबनानी पाउंड वहाँ की करेंसी है, और प्रेसिडेंट लेबनान के प्रेसिडेंट का नाम है जोसेफ ऑन, और प्रधानमंत्री का नाम है नवाफ सलाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और वहाँ की करेंसी यूरो है। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर ये वहाँ के प्रेसिडेंट है, और फेडरिक मर्च ये 10वें वहाँ के चांसलर है। हाँ, पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, वहाँ की करेंसी यूरो है, और एंटोनियो जोस सेगुरे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और लुइस मोंटेनेग्रो ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। यहाँ देखिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, और उसकी करेंसी वोन है, और ली जे म्योंग जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है, और हान सेयोंग सुक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ये त्रिनिडाद एवं टोबैगो के जो राजधानी है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है, वहाँ की जो करेंसी वो डॉलर है, और क्रिस्टीन कंगालू वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और कमला प्रसाद विशेषर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे, और श्रीलंकाई रुपया वहाँ की श्रीलंका की करेंसी है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट का नाम है अनुरा कुमार दियास नायके, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर हरिणी अमर शूर्या हैं, ये श्रीलंका के हैं। मॉरिशस की जो वो राजधानी है वो है पोर्ट लुइस, और वहाँ की करेंसी है मॉरिसियाई रुपया, और धर्मवीर गोखलू जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर नवीन चंद्र राम गुलाम है। वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है, यहाँ देखिए, और वहाँ की जो करेंसी है वियतनाम डोंग है। तो लाम वहाँ के प्रेसिडेंट है, और ले मिन हंग वियतनाम की जो वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और पाकिस्तान का आपको राजधानी पता ही होगा, इस्लामाबाद है, और करेंसी है रुपया, और आसिफ अली जरदारी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और शहबाज शरीफ दूसरी बार ये प्रधानमंत्री हैं। कुवैत के जो राजधानी है वो कुवैत सिटी, और कुवैती दिनार वहाँ की करेंसी है, और शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सवाई जो वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है, और प्राइम मिनिस्टर का नाम शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। ये थोड़ा नाम मुश्किल है, लेकिन आप इसको 2 बार 3 बार जब पढ़ेंगे तो आप एग्जाम्स में जब इससे प्रश्न पूछे जा सकते संबंधित, तो आप सही सही उत्तर दे सकते हैं ना। अब हम लोग देखते हैं थाईलैंड की राजधानी। थाईलैंड की राजधानी तो पता ही होगा आपको, ये बैंकॉक है, और इसकी करेंसी है थाई बहत है, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री उसका नाम है अनुतिन चारनविराकुल है। फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है, वहाँ की करेंसी यूरो है, और इमैनुअल मैक्रो वहाँ के प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, सेबेस्टियन लेकॉर्नो। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो है केप टाउन, और वहाँ की करेंसी है रेंड, और सिरिल रामफोसा ये वहाँ के प्रेसिडेंट है। ये म्यांमार की जो राजधानी है नेपिडियो, और क्यात वहाँ की करेंसी है, और जनरल मिन आंग वाइंग ये वहाँ के प्रेसिडेंट है।
अब हम लोग देखते हैं कोलंबिया की जो राजधानी है वो है बोगोटा, और कोलंबिया पेसो वहां की करेंसी है, और एवेलोलार्डो दे ला एस्प्रिशला ये वहां के प्रेसिडेंट है। कितना कठिन नाम लग रहा है ना, एवेलार्डो दे ला एब्रिशला, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स कि 2025-26 में हुए प्रमुख निधन है जो पद पे रहे व्यक्ति हैं उनके निधन को देखते हैं। कई बार इससे भी प्रश्न एग्जाम्स में बन जाते हैं। पहलाज निहलानी थे, वो एक भारतीय फिल्म मेकर थे, एक्सपीरियंस भारतीय फिल्म मेकर थे पहलाज निहलानी। सुमन कल्याणपुर थे भारत की प्रसिद्ध और वयोवृद्ध पार्श्व गायिका, इसको पद्म भूषण मिला था 2023 में। बाबा बालविंदर सिंह धालीवाल ये भारतीय एथलेटिक्स के दिग्गज शॉर्ट पुटर और अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। सलीम कुमार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता और डायरेक्टर्स थे, है ना, सलीम कुमार। फ्रांसवा एंगलर्ट ये हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल का सिद्धांत दिया था। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे, 2023 में मिला था इसको। फ्रांसवा एंगलर्ट कौन थे? हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल के सिद्धांत का इन्होंने सिद्धांत दिया था। भौतिकी का इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 2013 में। सुभाष कश्यप जो थे एक संविधान विशेषज्ञ थे, इसकी पुस्तक भी मार्केट में काफी फेमस है। लोकसभा के पूर्व महासचिव 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित थे। एन भास्कर राव पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के थे। बशीर बद्र एक उर्दू के मशहूर शायर थे, ने पद्मश्री 1999 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में उर्दू में, उसके काव्य संग्रह आज के लिए सम्मानित किया गया था। टेड टर्नर CNN न्यूज के संस्थापक थे, उनकी मृत्यु हुआ था। जसपाल राणा थे खिलाड़ी एवं कोच थे। ओलंपिक पदक विजेता जो मनु भाकर के कोच थे, ये कौन? जसपाल राणा। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे जसपाल राणा किससे संबंधित हैं, तो आपको बताना है कि एक खिलाड़ी और कोच थे, किसके? मनु भाकर के थे। सोनी रोलिंस एक महान संगीतकार थे, सैक्साफोन वादन से संबंधित थे। भुवन चंद्र खंडूरी ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। माइकल जॉन नाइट स्मिथ इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान हैं। श्री गोपीनाथ भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर हैं। कर्नल सोनम वांगचुक कारगिल युद्ध के अनुभवी महावीर चक्र पुरस्कार विजेता है ये। आशा भोसले भारत की महान पार्श्व गायिका है ये। पद्म विभूषण मिला था 2008 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2000 ईस्वी में, है ना। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे। अयातुल्ला अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च लीडर थे ये। मधु मल्होत्रा ये एक फेमस एक्ट्रेस थी ये। HK दुआ ये वरिष्ठ पत्रकार थे। और शंकर क्या थे? एक प्रसिद्ध बांग्ला लेखक थे। प्रवीण देश पांडे प्रसिद्ध एक अभिनेत्री थी। और अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी CM थे। और कीर्तिदा मिकानी सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में इसको जाना जाता है, इसकी भी मृत्यु है। माधव गाडगिल मशहूर पर्यावरणविद थे ये। खालिदा जिया जो थे बांग्लादेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, है ना। विनोद कुमार शुक्ल कौन थे? एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इसकी जो किताब है दीवार में एक खिड़की रहती है, उसके ये लेखक थे। शिवराज पाटिल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। और कुमारी कमला भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना थी। रामदरस मिश्र हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार थे। पद्मश्री को मिला था 2025 में। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान से भी सम्मानित व्यक्ति थे ये। धर्मेंद्र ये तो बॉलीवुड के एक काफी दिग्गज अभिनेता थे। इनका जन्म पंजाब में हुआ था, मृत्यु मुंबई में हुआ। पद्म भूषण 2012 में। लोकसभा सांसद 2004 से 9। और प्रथम फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। असरानी एक बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे, हास्य भूमिका के लिए काफी ये प्रसिद्ध थे, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और सतीश शाह कौन थे? बॉलीवुड के एक फेमस अभिनेता थे, ये भी हास्य भूमिका के लिए जाने जाते थे। जोबिन गर्ग असम के एक महान गायक एवं संगीतकार थे। जोबिन गर्ग, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है। रवि नायक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मेघनाथ देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, पद्म भूषण इसको मिला था 2008 में। एल गणेशन मणिपुर एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे। एल गणेशम, यहां देखिए, मणिपुर एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल। शिबू सोरेन जो थे वो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे। पद्म भूषण 2026 में मिला था। 8 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा के सदस्य, पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री भी ये रह चुके हैं, है ना। सत्यपाल मलिक बिहार, गोवा, मेघालय, जम्मू कश्मीर के
पूर्व राज्यपाल थे, इनकी भी मृत्यु हो गई। फौजा सिंह विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक थे। जेम्स वॉटसन डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना के खोज करता थे। गिरिजा व्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन थी, है ना। और मनोज कुमार अभिनेता थे और फिल्म निर्माता थे। मनोज भारत कुमार की उपाधि इसको 1937 में मिला था। 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु थे। मूल नाम जॉर्ज मारियो बर्गोलियो थे। इसके विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे 2016 से लेकर के 21 के बीच में। वर्ष 2025 से 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान। विभिन्न देश जैसे सेशेल से मिला था प्राइम मिनिस्टर को कौन सा अवार्ड, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ये मिला था 28 जून 2026 को मिला था। स्लोवाकिया देश का जो मिला था, आपको इसमें पता है मैच कराने का दिया जाएगा प्रश्न एग्जाम्स में। एक तरफ इधर से आपको पुरस्कार दिया नाम रहेगा, एक तरफ देश का नाम रहेगा, आपको मैच करना है। तो इसको इन दोनों को याद रखना है, डेट की याद रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है डेट का। ये स्लोवाकिया से कौन सा मिला था अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। और स्वीडन से क्या मिला था, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस डिग्री, ये हमारे पीएम को अवार्ड मिला था। और नॉर्वे ने कौन सा अवार्ड दिया था, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया था। और इजराइल ने कौन सा दिया था, स्पीकर ऑफ द नेसेट मॉडल, यहां देखिए इजराइल स्पीकर ऑफ द नेसेट मॉडल। और ओमान ने क्या दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड, द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। इथियोपिया ने कौन सा दिया था, तो ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। और नामीबिया की तरफ से जो हमारे पीएम को अवार्ड मिला था उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचित्या मिराबिलिश, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर वो अवार्ड मिला था। और ब्राजील ने जो अवार्ड दिया था वो नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस का ग्रैंड कॉलर। और त्रिनिदाद एवं टोबैको ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको का सम्मान दिया था पीएम को। और घाना के द्वारा जो मिला था वो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये मिला था। और साइप्रस के द्वारा जो मिला था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियो कोयोस। और श्रीलंका की तरफ से जो मिला था श्रीलंका मित्र विभूषण। और मॉरिशस ने जो दिया था ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन, ये सब हमारे प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड मिला था, है ना। अब हम थोड़ा देख लेते हैं 2025-26 में कुछ जो समझौते हुए थे वो देख लेते हैं। आर्थिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय और विज्ञान आदि से संबंधित 19 समझौते हुए थे भारत और सेशेल्स के बीच में। लेखा परीक्षा में सहयोग और वित्तीय प्रबंधन में मजबूती और पारदर्शिता हेतु भारत और इजराइल के बीच में ये समझौते हुए थे। जून 2026 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और मंगोलिया के संस्थानों के मध्य समझौता हुआ था, भारत और मंगोलिया के सहयोगी देश इसमें। गुजरात की महत्वाकांक्षी कपसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए समझौता हुआ था भारत और नीदरलैंड के बीच में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ था भारत के साथ, वियतनाम और जापान के साथ। दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी, ये भारत और वेनेजुएला के बीच में हुआ था साझेदारी। इसरो ने अपने आगामी शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए एक समझौता किया था भारत और स्वीडन के बीच में। एलपीजी एवं रणनीतिक तेल भंडार का समझौता हुआ था भारत एवं यूएई के बीच में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले स्मार्ट शहरों के विकास पर समझौता भारत और जापान के बीच में हुआ था। एमएसएमई क्षेत्रों को विकसित करने के लिए भारत और दक्षिण एशिया कोरिया के द्वारा समझौता हुआ था। और नवीकरणीय ऊर्जा, यूरेनियम आपूर्ति एवं खनिज, अन्य खनिज के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ था कनाडा और भारत के बीच में। मार्च 2026 में पर्यावरण सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था भारत और फिनलैंड के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फरवरी 2026 में जनजातीय और जातीय विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ था भारत और वियतनाम के बीच में। डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर था भारत और जर्मनी के बीच में। दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता हुआ था भारत और लाइबेरिया के बीच में। पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता पर समझौता हुआ था, ये वियतनाम और भारत के बीच में। राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन
एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ था भारत और इक्वेडोर के बीच में। सांस्कृतिक सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था, ये भारत और सऊदी अरब के बीच में। नवीन ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ था भारत और भूटान के बीच में। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालन साझेदारी को मजबूत करने के लिए हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ था भारत और जापान के बीच में। पहला सीमा पर रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता हुआ था भारत और भूटान के बीच में। उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ था भारत एवं मॉरिशस के बीच में। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था भारत और मोरक्को के बीच में। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजरायल के बीच में हुआ था। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ था भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने तो समझौता भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया के बीच में एक समझौता हुआ था, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, पीएम की विदेश यात्रा देख लेते हैं। 27 से 29 जून 2026 के बीच में सेशेल्स गए थे और 13 से 18 जून 2026 में फ्रांस और स्लोवाकिया, और 15 से 20 मई 2026 के बीच में 5 देश यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। 25 से 26 फरवरी 2026 को इजराइल गए थे प्राइम मिनिस्टर, और 7 से 8 फरवरी 2026 को मलेशिया गए थे, और 15 से 18 दिसंबर 2025 को जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान गए थे। 21 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका गए थे, और 11 से 12 नवंबर 2025 को भूटान गए थे। 28 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक जापान और चीन गए थे। 23 से 26 जुलाई के बीच में यूके और मालदीव गए थे, और 2 से 9 जुलाई 2025 के बीच में घाना, त्रिनिदाद और टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया गए थे। 15 से 19 जून 2025 को साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया गए थे, और 22 से 23 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब गए थे। 3 से 6 अप्रैल 2025 तक थाईलैंड और श्रीलंका गए थे। 11 से 12 मार्च 2025 को मॉरिशस गए थे, और 10 से 13 फरवरी 2025 के बीच फ्रांस और अमेरिका गए थे। अब हम लोग हमारे राष्ट्रपति जी की विदेश यात्राओं को देख लेते हैं। 8 से 13 नवंबर 2025 के बीच अंगोला और बोत्सवाना गए थे। 25 से 26 अप्रैल 2025 को वेटिकन सिटी गए थे, और 7 से 10 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल और स्लोवाकिया गए थे। हमारे प्रेसिडेंट बहुत कम विदेश यात्राएं करती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अधिक विदेश यात्राएं करते हैं। अब पिछले 5 वर्षों में भारत द्वारा किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता के बारे में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, भारत और मॉरिशस के बीच में समझौता का नाम क्या है? CECPA 2021 में हुआ था, और भारत यूएई के बीच में जो हुआ था वो CEPA समझौते का नाम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2022 में हुआ था। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में ECTA ट्रेड हुआ का नाम है इसका, 2022 में हुआ था, और भारत और EFTA के बीच में जो हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसका नाम है TEPA, 2024 में हुआ था। और भारत और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसका नाम है CETA, 2025 में हुआ था। और भारत और ओमान के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसका नाम है CEPA, और 2025 में हुआ था। और भारत न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसका नाम है FTA, 2025 में हुआ था। और भारत यूरोपीय यूनियन के बीच में जो हुआ था उसका भी नाम है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2026। ठीक है। अब हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए कुछ नए दिवस हैं, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। महिला शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को मनाया जाता है, और तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को प्रत्येक वर्ष महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर, भारत सरकार ने हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है, जो 14 मई 2025 को की है ना। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव विश्व ध्यान दिवस को सर्वसम्मति से लागू किया है। कब? 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, है ना। नमो भारत दिवस ये क्या है? नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 21 अक्टूबर को मनाया गया है, नमो भारत दिवस मनाया गया है।
हैदराबाद मुक्ति दिवस ये 17 सितंबर को मनाया गया। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन की स्मृति में मनाया जाएगा जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस मनाया गया 25 जून को। अब क्या है संविधान हत्या दिवस जो 25 जून को मनाया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है। इसका ये मतलब है 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1970 तक भारत में इंदिरा गांधी जी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषण संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। और विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया था 25 मई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। और अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस ये 24 मई को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मारखोर को पेंच सिंग वाली बकरी यानी जंगली बकरी के रूप में भी जाना जाता है। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है। विश्व बास्केटबॉल दिवस ये मनाया गया था 21 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2023 को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। नो नॉनवेज डे ये 25 नवंबर को मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टीएल वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। ये स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। अब ये क्या है? तो महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीडी सावरकर की जयंती को 28 मई, देखिए 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है। समर्पण दिवस क्या है? ये तो 11 फरवरी को मनाया गया समर्पण दिवस। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया गया है समर्पण दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये कब मनाया गया था? ये 5 अक्टूबर को मनाया गया था। संयुक्त ये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों को संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना था। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया। मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने की फैसला किया है और इसी दिन वर्ष 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। भारत में पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की है। कब? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। अब हम देख लेते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस क्या है? सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। अभी प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के 125वें जन्म दिवस को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा 23 जनवरी को, 23 को। ठीक है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस है ना। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये 14 अगस्त को मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन भारत का पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग वर्ष 2025-26 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से हैं। ठीक है, इससे पहले मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लेता हूं। हाँ, तो 2025-26 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर को हम पढ़ते हैं। वीजा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को।
इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कार्लोस अल्कराज को, और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड जेएसएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रणवीर सिंह को, और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रितेश देशमुख एवं जेनेलिया देशमुख को। यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है AR रहमान को। यहां देखिए पीएनबी बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हरमनप्रीत कौर को। 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्मृति मंधाना को। लॉरियस मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सेली एन फ्रेजर प्राइस जमैका और सिमोन बाइल्स यूएसए के हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2027 के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उस सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। भीम यूपीआई को टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। पाराद्वीप फॉस्फेट्स लिमिटेड पीपीएल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं राहुल द्रविड़ को, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं 2025 में आए कुछ चक्रवात या फिर तूफान, उसका नाम देख लेते हैं। मैला चक्रवात का नाम है मैला, यहां देखिए चक्रवात का ही नाम है मैला। ये आया था अप्रैल 2026 में प्रशांत महासागर पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप में। इसका नामकरण पापुआ न्यू गिनी के अनुसार हुआ है। टाइफून सिनलाकू ये अप्रैल 2026 में आया था। टाइफून सिनलाकू चक्रवात तूफान अप्रैल 2026 में आया था। गुआम और माइक्रोनेशिया इससे प्रभावित क्षेत्र थे। नामकरण माइक्रोनेशिया के द्वारा किया गया था इसका। अब नरेल जो चक्रवात तूफान है ये आया था मार्च 2026 में और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आया था और नामकरण भी ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग हुआ है नरेल। गेजानी चक्रवात जो तूफान है ये आया था फरवरी 2026 में मेडागास्कर मोजाम्बिक के क्षेत्र से प्रभावित रहे थे। इसका नामकरण दक्षिण अफ्रीका के अकॉर्डिंग हुआ था। ये हैरी जो आया था एक चक्रवाती तूफान ये आया था जनवरी फरवरी 2026 में। यहाँ देख लीजिए हैरी, ये रहा हैरी जनवरी फरवरी 2026 में आया था और इटली से प्रभावित क्षेत्र थे। यूरोपीय मौसम विज्ञान सेवाओं का दक्षिणी पश्चिम समूह इसके नामकरण से इन्होंने किया था। दितवा जो आया था वो आया था श्रीलंका के पास में नवंबर 2025 में आया था और इसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया था दितवा। यहाँ देखिए दितवा चक्रवात। काल मैगी जो आया था ये फिलीपींस और वियतनाम के क्षेत्र को प्रभावित किया था और यह आया था नवंबर 2025 में। नामकरण काल मैगी का उत्तर कोरिया ने किया था। अब मेलिसा जो चक्रवात या तूफान आया था यह आया था नवंबर 2025 में। जमैका क्यूबा हैती से और बहामास से प्रभावित क्षेत्र थे और इसका जो नामकरण होता है WMO अटलांटिक ट्रॉपिकल साइक्लोन सूची के अकॉर्डिंग हुआ था। मोन्था चक्रवात जो आया था यहाँ पे, यहाँ देखिए मोन्था, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तमिलनाडु से प्रभावित क्षेत्र है। कब आया था? अक्टूबर 2025 में आया था और इसके नामकरण मोन्था का नामकरण थाईलैंड के अकॉर्डिंग हुआ है। अब शक्ति जो चक्रवाती तूफान आया था ये आया था अक्टूबर 2025 में और इससे अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात इससे प्रभावित क्षेत्र थे। इसका नामकरण शक्ति का किया गया था श्रीलंका के द्वारा। और मैटमो जो आया था वो अक्टूबर 2025 में आया था और फिलीपींस, चीन, वियतनाम जो है इससे प्रभावित क्षेत्र थे और यूएसए इसके नामकरण इन्होंने किया था मैटमो का। हेलोंग जो है वो अक्टूबर 2025 में आया था, जापान इसके प्रभावित क्षेत्र थे हेलोंग, इसका नामकरण वियतनाम के द्वारा किया गया था। और रगासा जो है चक्रवात ये आया था सितंबर 2025 में। ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चाइना इसे प्रभावित क्षेत्र रहे और फिलीपींस इसके नामकरण से इन्होंने किया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग अब कुछ जीआई टैग जो मिला है 2025-26 में उसके एक लिस्ट को देख लेते हैं। जैसे बिहार की जो कुछ उत्पाद हैं उसको देख लेते हैं। नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक जो है इसको जीआई टैग मिला है जून 2026 में। गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट इसको भी जीआई टैग मिला है। भोजपुर का पीडिया पेंटिंग इसको जीआई टैग मिला है। झारखंड के अब जीआई टैग किन किन चीज को मिला है उसको भी देख लेते हैं, जो कि जून 2026 में दिया गया है इन लोगों को जीआई टैग इन सब चीजों को। जैसे जादू पटिया चित्रकला इसको भी जीआई टैग मिला है। कहां से? झारखंड से है। पूर्वी सिंहभूम आमादुबी गांव की प्राचीन पैटकर पेंटिंग इसको भी जीआई टैग मिला है। प्राचीन धातु कला, ढलाई कला, डोकरा क्राफ्ट जीआई टैग मिला है। झारखंड बांस कलाकृति जीआई टैग मिला है। दुमका की प्रसिद्ध चादर बदोनी कठपुतली इसको भी जीआई टैग मिला है। सरायकेला खरसावां का कुचाई सिल्क साड़ी इसको भी जीआई टैग मिला है। गोड्डा का मशहूर भगैया तसर सिल्क इसको भी जीआई टैग मिला है। और संथाल महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला विशिष्ट पारंपरिक परिधान पंची साड़ी इसको भी जीआई टैग मिला है। तो आपको याद रखना है पंची साड़ी कहां से है?
झारखंड से संबंधित है, इसको इस वर्ष जून में जीआई टैग मिला है ना। मुंडा ज्वेलरी, इसको भी जीआई टैग मिला है। देवघर के बाबा धाम का प्रसिद्ध पेड़ा, इसको भी जीआई टैग मिला है। कोडरमा जिले से केसरिया कलाकंद, इसको भी जीआई टैग मिला है। अब असम की जीआई टैग मिला है किन किन चीजों को, उसको देखते हैं। जून 2026 में मिला इन सब चीजों को। कार्बी आंगलोंग हैंडलूम उत्पाद, इसको जीआई टैग मिला है। असम बिहू पेपा, इसको भी जीआई टैग मिला है। असम बांस शिल्प, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। देवरी हैंडलूम उत्पाद, इसको भी जीआई टैग मिला है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ चीजों को, किस किस चीजों को जीआई टैग मिला है 2026 में। इंदौरी मालवी आलू, इसको जीआई टैग मिला है। मांडो की खुरासनी इमली, जीआई टैग मिला है। रतलाम की बालम ककड़ी और रतलामी गड़ारू, इसको भी जीआई टैग मिला है जून 2026 में। और हीरा जो है पन्ना जिला के, इसको नवंबर 2025 में ही जिला टैग मिला है। हम लोग पश्चिम बंगाल की चीजों को देखते हैं जिसको भी जीआई टैग मिला है। जलभोरा संदेश, एक मिठाई है, इसको जीआई टैग मिला है। और जनई की मनोहरा, इसको भी जीआई टैग मिला है। बादरागढ़ की पारंपरिक लकड़ी की नाव, जून 2026 में इसको भी जीआई टैग मिला है। और मंदारिन संतरी दार्जिलिंग, इसको जो है 2025 में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। और त्रिपुरा की जो सारिंदा है, इसको जीआई टैग मिला है जून 2026 में। और राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को मिला है जीआई टैग 2026 में जनवरी में। तमिलनाडु के देख लेते हैं जीआई टैग मिला है। वरायूर कॉटन साड़ी को मिला है यहाँ पे जीआई टैग, यहाँ देखिए। कविंदा पड़ी नट्टू सक्करे गुड़ पाउडर, इसको भी जीआई टैग मिला है। नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, इसको भी जीआई टैग मिला है दिसंबर 2025 में। और थुए मल्ली चावल, इसको भी जीआई टैग मिला है। अंबास समुद्रम चोप्पू सामान, इसको जीआई टैग मिला है। अब आंध्र प्रदेश के देखते हैं। पोंड्रू खादी, पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला है। हाथ से बुनी सूती कपड़ा है, आंध्र प्रदेश के हैं। और सिक्किम के तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित, इसको प्रारंभिक लेप्चा वाद्य यंत्र है, इसको भी जीआई टैग मिला है ना, नवंबर 2025 में। अरुणाचल प्रदेश के दाऊ ब्लेड है, इसको भी जीआई टैग मिला है, इसको मिला है नवंबर 2025 में। गुजरात के अंबाजी संगमरमर, इसको भी जीआई टैग मिला है ना, कब मिला है इसको, नवंबर 2025 में। और गोवा के ओजोफेनी मादक पेय हैं, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है जून 2025 में। और राजस्थान के शांगरी बीन एक फली है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है मई 2025 में। अब हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को देख लेते हैं। यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6, इसके कुछ डाटा है, देख लेते हैं। 23-24 का डाटा है ये। जनसंख्या और घरेलू प्रोफाइल। बाल और युवा जनसंख्या, 5 वर्ष से कम आयु के वर्ग की जनसंख्या 8% है। शहरी क्षेत्रों में 6.6% और ग्रामीण क्षेत्रों में 8.6% है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के 8.2% से कम है। इसी प्रकार 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या घटकर 25.5 हो गई है, जबकि पूर्व में 26.5 वर्ष थी। वृद्ध जनसंख्या 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़कर 12.9% हो गई, जो NFHS 5 में 11.8% थी। देखिए इस फैक्ट जो है ना, किन चीजों को, इन सब फैक्ट को, इसको थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे कि पूछा है वृद्ध जनसंख्या, जो 60 वर्ष से उससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़कर 12.9% हो गई, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में ये 11.8% थी, है ना। अब बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं। इसमें 98.3% आबादी बिजली युक्त घरों में निवास करती है, जबकि NFHS 5 के अकॉर्डिंग ये 96.8% था पहले। बेहतर पेयजल स्रोत की सुविधा 96.5% आबादी को है, जो कि NFHS 5 में 95.9% थी। ये बड़ा ही बेहतर पेयजल की सुविधा। 94.2 परिवार आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते हैं, जबकि NFHS 5 में 94.3%, इसमें मतलब थोड़ा कम हो गया। स्वास्थ्य बीमा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 41.0% से लेकर के बढ़कर के 60.2% हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 62% में यह कवरेज, शहरी क्षेत्रों में 56% की तुलना में अधिक है। ये वित्तीय समावेशन देख लेते हैं। 98.2% परिवारों में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता है, और 18.8% परिवारों में महिलाओं के नाम पर अकेले या संयुक्त रूप से घर या जमीन भी है। शिक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के बारे में देख लेते हैं। स्कूली शिक्षा वर्ष
सॉरी 6 वर्ष और उससे अधिक आयु की 73.7 महिलाएं कभी स्कूल गई है, और शहरी क्षेत्रों में 84.3% और ग्रामीण क्षेत्रों में 69.2% स्कूल गई है। जबकि 15 से 49 आयु वर्ग में 10 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 46.4% है, जबकि पुरुषों का परसेंट 44.6% है। डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% हो गई है, जबकि NFHS5 में यह केवल 33.3% थी। पुरुष मामलों में यह आंकड़ा 51.2% से बढ़कर 80.5% हो गया है। विवाह और प्रजनन क्षमता के बारे में देख लेते हैं। बाल विवाह 20 से 24 वर्ष की महिलाओं में 18 वर्ष से पहले विवाह का प्रतिशत NFHS5 के 23% से घट करके 20% रह गया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में 23.3% में यह दर अभी भी शहरी क्षेत्रों 11.4% की तुलना में दोगुनी है। पुरुषों यानी 25 से 29 वर्ष में बाल विवाह का प्रतिशत 17.7 से घट करके 15.9% हुआ है। कुल प्रजनन दर जो है, यहाँ देख लीजिए, कुल प्रजनन दर, भारत की कुल प्रजनन दर 2 पॉइंट पर स्थिर बनी हुई है। नेशनल फैमिली हेल्थ 5 में भी 2.3 है। शहरी क्षेत्रों में यह 1.6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है ये, ठीक है। किशोरावस्था में मातृत्व सर्वेक्षण के समय 15 से 19 वर्ष की 6.7% महिलाएं या तो मां बन चुकी थी या फिर प्रेग्नेंट थी वो। हम लोग परिवार नियोजन की बात कर लेते हैं। गर्भ निरोधक का उपयोग 15 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं में किसी भी गर्भ निरोधक के तरीकों का उपयोग 66.7 से बढ़कर ये 69.1% हो गया है। और आधुनिक तरीके जो है वो आधुनिक गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग 56.4% से घट करके 52.7% हो गया है। परिवार नियोजन में महिलाओं पर निर्भरता अभी भी अधिक है। महिला नसबंदी का प्रतिशत 36.5% है, जबकि पुरुष नसबंदी केवल 0.5% है। परिवार नियोजन की अपूर्ण मांग 9.4% से घटकर 8.5% हो गई है। मातृत्व स्वास्थ्य और प्रसव पूर्व देखभाल ANC, पहली तिमाही में ANC चेकअप कराने वाली माताओं का प्रतिशत 70% से बढ़कर के 76.2% हो गया है। कम से कम 4 ANC विजिट का आंकड़ा 58.5% से बढ़कर के 65.2% हो गया है। आयरन फॉलिक एसिड IFA गर्भावस्था के दौरान 180 या उससे अधिक दिनों तक आयरन फॉलिक एसिड का सेवन करने वाली माताओं का प्रतिशत 26% से बढ़कर के 37% तक हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, संस्थागत प्रसव जो है वो 88% से बढ़कर अब 90% हो गया है। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 61% से घट करके 58% रह गया है। सिजेरियन डिलीवरी C सेक्शन में सिजेरियन डिलीवरी का प्रतिशत 21% से बढ़ करके 27% हो गया है। और निजी अस्पतालों में यह दर बहुत अधिक 54% तक हो गया, जबकि सार्वजनिक अस्पतालों में यह 16% तक है। शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। पूर्ण टीकाकरण कार्ड के आधार पर 12 से 23 महीनों के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण का कवरेज 83% से बढ़कर अब 87% हो गया है। और टीकाकरण के जो स्रोत हैं 95% बच्चों को उनका अधिकांश टीकाकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्राप्त हुआ है। रोटा वायरस टीकाकरण कवरेज 36% से बढ़कर ये 85% तक हो गया है। तो हम बाल कुपोषण के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान का प्रतिशत 41% से बढ़ करके अब 50% हो गया है। हालांकि 6 महीने तक विशेष स्तनपान का प्रतिशत 63% से गिर करके अब 55% हो गई, जो कि चिंता का विषय है। पर्याप्त आहार 6 से 23 महीने के केवल 15% बच्चों को ही पर्याप्त आहार मिलता है। ये NFHS5 में 11% था। ये स्टंटिंग यानी कि उम्र के अनुसार ऊंचाई कम, इसको स्टंटिंग कहते हैं। यह 35% से घटकर अब 29% हो गया। यहाँ देखिए 35.5% से घटकर ये 29% हो गया है। ये
कुपोषण के मोर्चे पर एक ही महत्वपूर्ण सकारात्मक उपलब्धि है स्टंटिंग। आपको पूछा जाए एग्जाम में स्टंटिंग क्या है, तो आप बताएंगे उम्र के अनुसार कम ऊंचाई होना को स्टंटिंग कहते हैं। वो अब कहते हैं वेस्टिंग के बारे में देख लेते हैं। वेस्टिंग कहते हैं ऊंचाई के अनुसार कम वजन। यह लगभग स्थिर है, जो पहले 19% से था अभी भी 19% ही है। अंडरवेट यानी उम्र के अनुसार वजन कम हो जाना, इसको कहते हैं अंडरवेट। यह 32% से थोड़ा कम होकर के 31% रह गया है। अब वयस्क पोषण और गैर संचारी रोग देख लेते हैं। अल्प पोषण यानी कम बीएमआई, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है। अल्प पोषण महिलाओं में 18% से बढ़कर 19% और पुरुषों में 16% से बढ़कर के 19% हो गया है ये। मोटापा देख लेते हैं। मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं में 24% से बढ़कर के 30%, शहरी क्षेत्रों में 42% और पुरुषों में 22% से बढ़कर के अब ये 27% मोटापा हो गया है। अब ये रक्त शर्करा यानी मधुमेह के देख लेते हैं। यह उच्च या बहुत उच्च रक्त शर्करा स्तर महिलाओं में 17% और पुरुषों में 20% पाया गया है। अब हाइपरटेंशन के बारे में देख लेते हैं। उच्च रक्तचाप से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत 19.4% और पुरुषों का 22.1% है। महिला सशक्तिकरण और जेंडर आधारित हिंसा के बारे में भी अब देख लेते हैं। 89% विवाहित महिलाएं 3 प्रमुख घरेलू निर्णयों में भाग लेती है। खुद के बैंक खाते का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 78% से बढ़कर अब 89% हो गया है। खुद के मोबाइल फोन का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 53% से बढ़कर अब 63% हो गया है। लगभग 10% में इसमें वृद्धि हुई है। और मासिक धर्म स्वच्छता 15 से 24 वर्ष की 79% महिलाएं मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के सुरक्षित तरीकों का उपयोग करती है। घरेलू हिंसा जीवन साथी द्वारा वैवाहिक हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं 18 से 49 वर्ष में प्रतिशत 29% घट करके 22% रह गया है। तंबाकू और शराब का सेवन देख लेते हैं। तंबाकू का सेवन करने वाली महिलाएं 8.4%, पूर्व में 8.9% थी और पुरुष 36% हैं ये। शराब का सेवन करने वाली महिलाएं 1% और पुरुष 18% हैं ये। फ्रेंड्स, अब हम लोग बजट 2026-27 के बारे में पढ़ेंगे। बजट से 2-3 प्रश्न मिनिमम आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, लोअर पीसीएस हो, या फिर बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, या फिर टीआरई 4 हो, तो बजट से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है। तो अब देख लेते हैं। माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास की जयंती पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 26-27 प्रस्तुत किया। आपको पता है रेलवे में, एसएससी में भी, बैंक में भी बजट से प्रश्न रहता है हमेशा। 2 से हमेशा 4 क्वेश्चन बने रहते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा रहता है बजट से। हाँ, तो माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास की जयंती के पावन अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया है। और केंद्रीय बजट का विषय जो था युवा शक्ति संचालित बजट है। ये यहाँ पे लिख रखा है, युवा शक्ति संचालित बजट है ये। विकसित भारत के विजन के लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। दुविधा के बजाय कार्रवाई, लोक लुभावनवाद से ऊपर लोग और बयानबाजी के बजाय सुधार। मार्गदर्शक सिद्धांत है ये। इस बजट में विकास और प्रगति के जिन स्तंभों की पहचान की गई वो कौन कौन से हैं? वो है सतत आर्थिक विकास, विकास की नींव को सुदृढ़ करना, जन केंद्रित विकास करना, विश्वास आधारित शासन और व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में सुगमता और राजकोषीय मामले। कुल 53.5 लाख करोड़ का बजट था इस बार और कुल प्राप्तियां होने का अनुमान था वो 53 करोड़ 47 इतना ही था इसमें, ठीक है। और राजस्व प्राप्तियां जो थी वो 35 करोड़ के आसपास था और पूंजीगत प्राप्तियां जो थी वो 18 करोड़ के आसपास, ठीक है। 18 लाख करोड़, ये था 35 लाख करोड़, ठीक है। कुल खर्च होने का अनुमान है ये 53,47,000 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व खर्च जो है वो 41,25,494 करोड़ है और पूंजीगत खर्च जो है वो 12,21,821 करोड़ रुपए हैं ये। अब हम लोग देखते हैं विभिन्न घाटा देख लेते हैं और 2025-26 का संशोधित अनुमान और फिर 2026-27 का बजट अनुमान भी देख लेते हैं, ठीक है।
राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.4% 2025-26 में, और 2026-27 में जीडीपी का 4.3% है। इसको याद रखना है। फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 2025-26 में कितना था, 4.4%, और 2026-27 में ये था जीडीपी का 4.3% फिस्कल डेफिसिट। अगर आंकड़ों में पूछा जाए तो 15,58,492 करोड़ और कुल 16,95,768 करोड़ है। इस तरह का आंकड़ा जल्दी नहीं पूछा जाता है, कभी कभी रेलवे में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। अब हम लोग ये राजकोषीय घाटा था, फिस्कल डेफिसिट। अब हम लोग देखते हैं राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। जीडीपी का 1.5% था 2025-26 में, और 2026-27 में जीडीपी का 1.5% ही रहने का अनुमान है। ये सेम यहाँ पे रहने का अनुमान है। ये प्रभावी राजस्व घाटा जो है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, वो जीडीपी का 0.6% और जीडीपी का अभी जो है 26-27 0.3% रहने का अनुमान है ये। और प्राथमिक जो प्राइमरी डेफिसिट है वो जीडीपी का 0.8% था 25-26 में, और 2026-27 में जीडीपी का 0.7% था। ठीक है, ये है 2,84,154 करोड़, और ये भी 2,91,796 करोड़ है। अब केंद्रीय बजट जो है 26-27 का शीर्ष 4 मत देख लेते हैं। रुपया कहां से आता है और रुपया कहां जाता है। उधार और अन्य देयताओं से 24% आता है, आयकर इनकम टैक्स से 21% आता है, और निगम कर से 18%, और जीएसटी से आता है 15%। और रुपया कहां खर्च होता है, कहां जाता है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22%, ब्याज अदायगी में 20%, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17%। इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है इसमें, और रक्षा में जाता है 11% जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बजट भाषण खंड को देख लेते हैं थोड़ा सा। सरकार का संकल्प हमारी गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए 3 व्यापक कर्तव्य प्रस्तुत किए गए हैं। पहला कर्तव्य क्या है, आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास का विजन है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना तथा 6 क्षेत्रों में पहल का प्रस्ताव करना। 7 रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देना था। बायोफार्मा शक्ति, यहां देखिए बायोफार्मा शक्ति ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की रणनीति की घोषणा की गई है। भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अगले 5 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क के अंतर्गत 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPER स्थापित किए जाएंगे, और देश में 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स केंद्रों का एक सुदृढ़ नेटवर्क तैयार किया जाएगा। उपकरणों और सामग्री बनाने फुल स्टैक इंडिया IP डिजाइन करने के लिए और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 शुरू किया जाएगा। अप्रैल 2025 में आरंभ इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे विनिर्माण योजना को गति देने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारों की स्थापना के उद्देश्य खनिज समृद्ध ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सहायता देने का प्रस्ताव है। घरेलू रसायन उत्पाद बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने की योजना लाई जाएगी। पूंजी समान क्षमता मजबूत करना। डिजिटल सेवा ब्यूरो, यहां देख लीजिए, डिजिटल रूप से सक्षम स्वचालित सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों CPSE द्वारा हाईटेक टूल पर रूप स्थापित किए जाएंगे। ये स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता के कलपुर्जों के बड़े पैमाने पर और कम लागत से डिजाइन और परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। विनिर्माण सुदृढ़ीकरण देख लेते हैं। उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत CIE के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए निर्माण संवर्धन और अवसंरचना उपकरण योजना CIE शुरू की जाएगी। कंटेनर विनिर्माण देख लेते हैं। 5 वर्ष की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना लाने का प्रस्ताव है, और वस्त्र के क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा। राष्ट्रीय फाइबर योजना रेशम, ऊन, जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी।
तकनीकी एवं क्लस्टर सहायता, मशीनरी प्रौद्योगिकी उन्नयन और साझा परिक्षणता प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजी सहायता के साथ आधुनिक पारंपरिक क्लस्टरों के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना शुरू की जाएगी। चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। यहां देख लेते हैं, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण विकास में इस देश के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा, ये भी इसमें सम्मिलित है। वैश्विक पहुंच, इसमें वैश्विक बाजार संपर्क करना, ब्रांडिंग करने में मदद मिलेगी और प्रशिक्षण, कौशल, गुणवत्ता और उत्पादन को समर्थन मिलेगा। विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए लागत, प्रतिस्पर्धा और दक्षता में सुधार लाने के लिए 200 लिगेसी औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार की योजना लाने का प्रस्ताव है। और चैंपियन एमएसएमई बनाना और सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन, एमएसएमई को चैंपियन के रूप में विकसित करने में सहायता के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण के अंतर्गत 10,000 करोड़ के बजट के आवंटन के साथ एमएसएमई ग्रोथ फंड शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। और आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन, वर्ष 2021 में 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ बनाए गए आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन भी जारी रहेगा। और कॉर्पोरेट मित्र कैडर का विकास किया जाएगा। क्या है ये? विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में कॉर्पोरेट मित्र कैडर विकसित करने के लिए ICAI, ICSI, ICMAI जैसे व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर घोषणाएं क्या क्या है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है। यह पिछले वर्ष के बजट अनुमान लगभग 11.2 लाख करोड़ से लगभग 9% अधिक है। ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड स्थापित करने का प्रस्ताव है। समर्पित REIT स्थापित करने के जरिए CPSE की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों को पुनर्चक्रण की प्रक्रिया तेज करने का प्रस्ताव है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, पूर्वी भारत में दानकुनी, पश्चिम बंगाल से पश्चिम भारत के सूरत, गुजरात को जोड़ने के लिए नए समर्पित माल गलियारा स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह लगभग 2100 किलोमीटर है। अब राष्ट्रीय जलमार्ग को देख लेते हैं। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत ओडिशा के NW5 से होगी, जो तालचेर और अनुगुल के खनिज क्षेत्रों को पारादीप और धामरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। अपेक्षित श्रम शक्ति के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। और तटीय नौवहन देख लेते हैं। अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 12% करने के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना आरंभ की जाएगी। सी प्लेन योजना, दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन BGF विजिबिलिटी गैप फंडिंग योजना शुरू की जाएगी। साथ ही सी प्लेन के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान, जलमार्गों के लिए आवश्यक जनशक्ति मैन पावर विकसित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, कार्बन टैक्स उपयोग और भंडारण CCUS, कार्बन टैक्स उपयोग और भंडारण CCUS प्रौद्योगिकी विकास के लिए अगले 5 वर्ष की अवधि हेतु 20,000 करोड़ आवंटित करने की घोषणा की गई है। शहर आर्थिक क्षेत्रों का विकास, प्रत्येक शहर आर्थिक क्षेत्र CER के विकास के लिए 5 वर्षों की अवधि हेतु 5,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव भी है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा ये लंबा लग रहा होगा आपको कि कितना बजट लंबा है, लेकिन देखिए यहाँ से अगर 2-4 प्रश्न अगर पूछा जाता है और आपसे गलत हो जाता है तो फिर क्या फायदा। इसीलिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम भी इसको स्किप कर सकते थे, लेकिन स्किप नहीं करना है क्योंकि यहाँ से अगर 2-4 प्रश्न बन सकता है ना। पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ यात्री प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच में वित्तीय स्थिरता, समावेशी विकास और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के लिए विकसित भारत के लिए बैंकिंग विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का एक प्रस्ताव है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम RAC के पुनर्गठन का प्रस्ताव है। विदेशी निवेश नियमों में सुधार,
भारत की उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन और उपयोगकर्ता अनुकूल रूपरेखा तैयार करने हेतु विदेशी मुद्रा प्रबंधन गैर ऋण लिखित नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव है। म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए प्रोत्साहन योजना, बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 करोड़ से अधिक सिंगल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। और दूसरा कर्तव्य क्या है? लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और क्षमता निर्माण। विकसित भारत के मुख्य प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने और आवश्यक उपायों की सिफारिश करने के लिए शिक्षा से रोजगार एवं उद्यमिता पर उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है। यह निर्णय वर्ष 2047 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचाकर उसे एक अग्रणी राष्ट्र बनाएगा। विकसित भारत के लिए पेशेवर लोग तैयार करना। संबंध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों AHP के प्रशिक्षण हेतु वर्तमान संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में नए AHP संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अगले 5 वर्षों के भीतर कार्यबल में 1 लाख नए संबंध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों AHP को जोड़ा जाएगा, है ना। वृद्धों के स्वास्थ्य देखभाल और उससे जुड़ी सेवाओं को समाहित करते हुए सशक्त देखभाल परिवेश तैयार किया जाएगा और अगले कुछ वर्षों में 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब हम देखते हैं आयुष के बारे में। 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। परमाणु परिवेश के उच्च मानकों के आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने, आधुनिक कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने तथा पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव है। अब पशुपालन को देखते हैं। सरकार 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों की उपलब्ध सुनिश्चित करेंगे और निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु शल्य महाविद्यालयों, पशु अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋण संबंध पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। अब ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब CCL स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। तो हम लोग शिक्षा को देखते हैं। यूनिवर्सिटी टाउनशिप, सरकार 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता देगी। ये टाउनशिप प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास बनाई जाएगी ताकि शिक्षा और उद्योगों के बीच सीधा संबंध बन सके, है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं महिला छात्रावास विएबिलिटी गैप फंडिंग BGP पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित आवास प्रदान कर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। अब पर्यटन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यहाँ देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद NCHMCT का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है और गाइडों का प्रशिक्षण एक पायलट योजना के तहत 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह IIM के सहयोग से 12 सप्ताह का एक उच्च गुणवत्ता वाला हाइब्रिड पाठ्यक्रम होगा ये। और नेशनल डेस्टिनेशंस डिजिटल नॉलेज ग्रिड सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना भी की जाएगी। विरासत और संस्कृति पर्यटन लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनालूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पहले जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवात्मक सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का भी ये प्रस्ताव है। खेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगले दशक में खेल कूदों के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन के अगले चरण की शुरुआत करने का ये भी प्रस्ताव है ये। अब हम लोग तीसरा कर्तव्य देख लेते हैं। सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप और इसके लिए निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में लक्षित प्रयास करने की आवश्यकता है। कौन कौन से हैं? तो पहला है किसानों की आय में वृद्धि करना। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, 500 जलाशयों और अमृत सरोवर को एकीकृत किया जाएगा। पशुपालन तथा उच्च मूल्य वाली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उच्च मूल्य वाली कृषि, सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को समर्थन देगी, जैसे तटीय इलाकों में नारियल, चंदन, कोको और काजू से उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए सहायता प्रदान करेगी। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन
योजना का भी प्रस्ताव है ये। पूर्वोत्तर में अगर एजीआर के पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरदार फलों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करके एक समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव है ये। अब देखते हैं भारत विस्तार यानी वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। केंद्रीय बजट में भारत विस्तार का प्रस्ताव दिया गया है जो बहुभाषी एआई टूल है। इसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए ICAR पैकेज के साथ एग्रीस्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है। दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण। दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांग जन कौशल योजना शुरू की गई है जो IT, ABGC, हॉस्पिटैलिटी तथा खाद्य एवं पेय क्षेत्रों में कार्य उन्मुख प्रक्रिया संचालित भूमिका के अवसर प्रदान करेगी। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर की प्रतिबद्धता। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निम्हांस 2 की स्थापना की जाएगी। याद रखना निम्हांस 2 किस लिए है? मानसिक स्वास्थ्य सेवा के लिए है ये। रांची और तेजपुर में स्थित वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय संस्थित संस्थानों के रूप में उन्नत किया जाएगा, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। पूर्वोदय राज्यों और उत्तर पूर्व क्षेत्रों पर ध्यान। दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारों का विकास, 5 पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन स्थलों का विनिर्माण और 4000 ई बसों के संचालन का प्रस्ताव किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के लिए विकास की नई योजना का भी प्रस्ताव है। और 16वां वित्त देख लें, सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। अब हम लोग बजट भाषण खंड बी को देख लेते हैं। बजट भाषण खंड बी, प्रत्यक्ष कर। नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। सरलीकृत आयकर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। नए फॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि आम नागरिक आसानी से उनका अनुपालन कर सकते हैं। अब जीवन जीने की सुगमता है। किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण MACT द्वारा अधिनिर्णित ब्याज की आय पर आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में स्रोत पर कर नहीं काटा जाएगा। TCS को तर्कसंगत बनाना। विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूद 5% और 20% से कम करके 2% करने का प्रस्ताव किया गया है। ये सरलीकृत TDS योजना। मानव श्रम आपूर्ति के लिए सरलीकृत TDS प्रावधानों से श्रम गहन कारोबारियों को लाभ होगा। छोटे करदाताओं के लिए नई व्यवस्था। इसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थान पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण पत्र का आवंटन प्रमाण पत्र करना संभव हो सकेगा। ठीक है। प्रपत्र 15G और 15H की सुविधा। करदाताओं की सुविधा के लिए डिविडेंड और निवेश से संबंधित प्रपत्र 15G तथा प्रपत्र 15H स्वीकार करने के लिए डिपोजिटरी को सिंगल विंडो के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव है। संशोधित रिटर्न की समय सीमा। संशोधित रिटर्न दाखिला के लिए समय सीमा को मामूली शुल्क के भुगतान के साथ 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव है। कर रिटर्न फाइल करने के लिए अलग अलग समय सीमा का भी प्रस्ताव किया गया है। अब TDS कटौती। किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर TDS की कटौती की जाएगी। इसके लिए निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी जा सकती है। इसमें टैन की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। विदेशी संपत्ति घोषणा। छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी आय या संपत्ति की घोषणा करने के लिए एक मुश्त 6 महीने की छूट देने की योजना है। तार्किक सुधार। जुर्माने और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया जाएगा। एकीकृत प्रक्रिया। IT आकलन और जुर्माने की कार्यवाही को सामान्य रूप से एकीकृत करने का प्रस्ताव है। और रिटर्न अपडेट। करदाताओं को अपनी पुनः आकलन की कार्यवाही के बाद रिटर्न अपडेट करने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अतिरिक्त कर छूट। आय का गलत विवरण देने पर अतिरिक्त आय पर कर के भुगतान के साथ जुर्माने या कानूनी कार्रवाई से छूट दी जा सकेगी। मुकदमेबाजी की रूपरेखा। आयकर अधिनियम के तहत मुकदमों के निपटारे की रूपरेखा को अधिक सरल और तार्किक बनाया जाएगा। अब हम लोग सहकारिता को देख लेते हैं। दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगी प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को पहले से उपलब्ध कटौती का विस्तार अब पशु चारे और बिनौले की आपूर्ति करने वालों तक भी किया जाएगा।
किसी अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2026 तक कंपनियों में दिए गए उनके निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट देने का प्रस्ताव है। भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता, सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं, आईटीईएस, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास संबंधित सेवाएं 15.5% के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के तहत आएगी। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया है। एपीए में शामिल होने वाली कंपनियों को संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सुविधा उसकी संबद्ध संस्थाओं को भी दी जाएगी। वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना। किसी ऐसी विदेशी कंपनी को वर्ष 2047 तक कर में रियायत दी जाएगी जो भारत स्थित डेटा केंद्र का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है। यदि डेटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी एक संबंधित कंपनी है तो उसे लागत पर 15% का सेफ हार्बर मार्जिन प्रदान किया जाएगा। कर प्रशासन। भारतीय लेखांकन मानक में ही आय परिकलन और प्रकटीकरण मानकों की अपेक्षाएं शामिल करने हेतु कॉर्पोरेट कार्यालय, मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। वित्त वर्ष 2027-28 से आय परिकलन और प्रकटीकरण मानकों पर आधारित पृथक लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। आपको मुश्किल तो नहीं लग रहा है ये सभी? आपको लग रहा है वो कितना टफ है बजट को पढ़ना? नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है। देखिए, आपको केवल देखते जाना है और आराम से सुनते जाना, और एक बार वीडियो को दोबारा फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा तो उम्मीद नहीं है कि आपसे प्रश्न गलती हो पाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अन्य कर प्रस्ताव को देखते हैं ना। बायबैक कराधान में परिवर्तन इसलिए लाया गया ताकि प्रवर्तकों द्वारा बायबैक मार्ग के अनुचित उपयोग को रोका जा सके। अब बायबैक को कॉर्पोरेट प्रवर्तकों के लिए 22% और गैर कॉर्पोरेट प्रवर्तकों के लिए 30% की प्रभावी दर से कैपिटल गेन्स के रूप में कर योग्य बनाया जाएगा। अल्कोहल युक्त शराब, स्क्रैप और खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस की दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2% किया जाएगा। साथ ही तेंदू के पत्तों पर टीसीएस की दर को 5% से घटाकर 2% भी किया जाएगा, है ना। वायदा सौदा पर एसटीटी की दर 0.02% से बढ़ाकर 0.05 की जाएगी। वहीं विकल्प कारोबार में प्रीमियम और एक्सरसाइज दोनों पर एसटीटी की मौजूदा दरों को 0.1% और 0.12% को आगे बढ़ाकर 0.15% किया जाएगा। मैट को अंतिम कर बनाए जाने का प्रस्ताव है, इसलिए 1 अप्रैल 2026 से कोई नया मैट क्रेडिट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15% की मौजूदा मैट दर को कम करके 14% किया जा रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं अप्रत्यक्ष कर। शुल्क सरलीकरण, समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पादन, है ना। निर्यात हेतु सी फूड उत्पादकों के प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट घटकों के लिए शुल्क मुक्त निर्यात की सीमा को FOB वैल्यू के मौजूदा 1% से बढ़ाकर 3% किया जाएगा। चमड़ा अथवा सिंथेटिक फुटवेयर के निर्यात के लिए उपलब्ध शुल्क मुक्त आयात की सुविधा और निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट सहायक उत्पादों के लिए भी अनुमति होगी, है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऊर्जा संक्रमण एवं सुरक्षा। बैटरी निर्माण के लिए लिथियम आयन सेलों के उत्पादन हेतु उपयोग में आने वाले पूंजीगत सामग्रियों के आयात पर मूलभूत सीमा शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। सोलर ग्लास के निर्माण में इस्तेमाल हेतु सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर मूलभूत सीमा शुल्क से भी छूट मिलेगी। और न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों के लिए आयात पर लगने वाले मूलभूत सीमा शुल्क को छूट को वर्ष 2035 तक बढ़ा दिया गया है। महत्वपूर्ण खनिज के प्रसंस्करण में के लिए आवश्यक पूंजीगत सामग्रियों के आयात पर लगने वाले मूलभूत सीमा शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए समय उसमें मिश्रित बायोगैस के मूल्य पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। असैनिकी एवं रक्षा विमानन, असैनिकी प्रशिक्षण एवं अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक कल पुर्जों पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रख रखाव, मरम्मत अथवा अन्य आवश्यकताओं में इस्तेमाल किए जाने वाले विमान के पुर्जे के निर्माण हेतु आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं। माइक्रोवेव ओवन के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष पुर्जों पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है?
विशेष विशेष आर्थिक क्षेत्रों से लेकर के घरेलू टैरिफ क्षेत्र में पात्र विनिर्माण संयंत्रों द्वारा विक्रय की सुविधा हेतु एक विशेष एक बारी उपाय का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे विक्रय की मात्रा उनके निर्यात के निर्धारित अनुपात तक सीमित होगी, जिसके लिए रियायती दरों का प्रस्ताव किया गया है। अब जीवन की सुगमता देखते हैं हम लोग। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 20% से 10% किया गया है। कैंसर के उपचार के लिए 3 और दवाओं, ये दवाओं का नाम देख लीजिए आप, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इसको उच्चारण करना, उसको सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। क्या है? पता नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। दुर्लभ बीमारियों की सूची में 7 अतिरिक्त असाध्य रोगों को जोड़ा गया है ताकि उनके लिए दवाओं के व्यक्तिगत इलाज पर कोई सीमा शुल्क ना लगे। सीमा शुल्क सरलीकरण प्रक्रिया, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा वस्तुओं की आवाजाही को सुगम और त्वरित बनाया जाएगा और मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम किया जाएगा। विश्वास आधारित प्रणालियां, एईओ के टीयर 2 और टीयर 3 के अंतर्गत आने वाले संस्थाओं के लिए शुल्क भुगतान की स्थगन अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है। पात्र निर्माताओं और आयातकों के लिए भी समान शुल्क स्थगन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है और सीमा शुल्क के अग्रिम नियमों की वैधता अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर के 5 वर्ष किया गया है। कार्गो की शीघ्र निकासी हेतु अधिमान्य उपचार के लिए सरकारी एजेंसियों का द्वारा एईओ प्रमाण को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। जिन वस्तुओं के आयात के लिए किसी विशेष अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए विश्वस्त आयातकों द्वारा प्री अराइवल बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने पर माल के पहुंचते ही निकासी की औपचारिकता स्वतः पूरी की हो जाएगी। सीमा शुल्क भंडारण को अब स्वघोषणा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित लेखा परीक्षा के साथ एक भंडार संचालक केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा। व्यापार सुगमता, विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो समाशोधन की मंजूरी प्रक्रिया को इस वित्त वर्ष के अंत तक एकीकृत डिजिटल विंडो के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा। खाद्यों, औषधियों, पौधों, पशुओं और अन्य वन्य जीव उत्पादों की समाशोधन प्रक्रिया, जो प्रतिबंधित कार्गो का 70% हिस्सा है, को अप्रैल 2026 तक पूरी तरह संचालित कर दिया जाएगा। जिन वस्तुओं के लिए किसी विशेष अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करते ही तत्काल समाशोधित किया जाएगा। सभी सीमा शुल्क, यहां देख लीजिए, यहां पे सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली अगले 2 वर्षों में शुरू की जाएगी। सभी प्रमुख पत्तनों, कंटेनरों की जांच के उद्देश्य से गैर सन्निविष्ट स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तथा जोखिम मूल्यांकन के लिए एआई प्रौद्योगिकी का उपयोग चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। निर्यात के अवसर को देख लेते हैं। विशेष आर्थिक जोन एसईजेड अथवा गहरे समुद्र में भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा, है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसको, ठीक है। विदेशी बंदरगाहों पर ऐसी मछली उतारने को निर्यात वस्तु के रूप में माना जाएगा। ई कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंच, ई कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार में पहुंच के लिए भारत के छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान के लिए कुरियर निर्यात हेतु निर्धारित प्रति खेप 10 लाख रुपए की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सुगम निकासी, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान समान निकासी से जुड़े प्रावधानों के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। संशोधित नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप शुल्क मुक्त भत्ते में वृद्धि होगी। विवादों का समाधान, सभी बकाया करों का भुगतान करके विवादों का समाधान चाहने वाले ईमानदार करदाताओं अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले को बंद कर सकेंगे, है ना। यहां देख लीजिए, थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। बजट 2026-27 की विभिन्न योजनाओं पर खर्च, तो टॉप 4 में वीबीजी राम जी, इसमें 95,690 करोड़ रुपए, 92 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। जल जीवन मिशन में 67,670 करोड़ रुपए और पीएम किसान में 63,500 करोड़ और पीएम आवास योजना में 54,917 करोड़ रुपए, ठीक है।
बजट 2026-27 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय। परिवहन में देखिए 5,98,520 करोड़ खर्च किया जाएगा और रक्षा में 5,94,585 करोड़ खर्च किया जाएगा। ग्रामीण विकास में 2,73,108 करोड़ खर्च किया जाएगा और गृह मामले में 2,95,234 करोड़ खर्च किए जाएंगे और कृषि और समुद्र गतिविधियों में 1,62,671 करोड़ खर्च किए जाएंगे, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं बजट 2026-27 के तहत विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित किया गया व्यय। रक्षा मंत्रालय को कितना व्यय किया गया है? 7,84,678 करोड़ रुपए। हालांकि इतना फैक्ट नहीं पूछा जा सकता है, आपको किसी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो कोशिश करते हैं इसको एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय 3,09,575 करोड़, रेलवे मंत्रालय 2,81,370 करोड़ रुपए और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत सरकार के आगामी कुछ लक्ष्य हैं, टारगेट हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा विषय होगा, इधर हमारा लक्ष्य वर्ष हाँ, नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य हमारा मार्च 2026 तक है। ये तो मार्च 2026 तो बीत गया है। भारत का समुद्रयान मिशन जिसका उद्देश्य समुद्री यात्रियों को 6,000 मीटर की गहराई तक भेजना 2027 तक है, इसका हमारा लक्ष्य है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2027 तक, पहले लक्ष्य हमारा 2025 तक था, है ना। 100% सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग हासिल करें, ये 2028 तक करना है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 तक है। भारत को बाल विवाह से मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030 तक है और भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हमारा है 2030 तक का है। 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है 2030 है और 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है वो 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो है 2030 और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो हमारा 2030 तक है। कपड़ा निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य जो हमारा वो है 2030 तक है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 टन अरब की कमी करना 2030 तक हमारा लक्ष्य है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य ये भी हमारा 2030 तक ईस्वी तक है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करने का हमारा जो टारगेट है वो भी 2030 तक है और HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है हमारा। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या फिर ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य हमारा 2030 तक है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का जो लक्ष्य है वो है 2035 तक है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का जो लक्ष्य है वो है 2040 तक। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 तक है। भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य है वो हमारा 2047 तक है। ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का जो हमारा लक्ष्य है वो 2047 तक है और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य है 2047 तक है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का जो लक्ष्य है वो 2047 तक है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का जो लक्ष्य हमारा है वो 2050 तक है और भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य वो 2070 तक है हमारा, है ना। फ्रेंड्स, आज हम बजट को पूरा कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को तक करेंगे और आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को। आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।